गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि आपके एग्जाम होने हैं नवंबर दिसंबर में। टेट, यूपी टेट, यू टेट, सी टेट, आप सबको पता ही है। झारखंड टेट, ऑल स्टेट टेट, जितने भी टेट के एग्जाम निकले हुए हैं, फॉर्म भरे जा चुके हैं, उनके एग्ज़ाम आपके होने हैं कब? नवंबर और दिसंबर मंथ में। ठीक है, तो आपको अच्छे से अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और पेपर के टाइम क्या करना है? खाली रिवीजन करना है। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड क्या है कि ज़िंदगी खेलती उसी के साथ है, ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे, हौसले सबके अलग अलग। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई परिस्थितियों से डर के बिखर जाता है, कोई परिस्थितियों से डर के हताश हो जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कोई परिस्थितियों से घबरा कर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ठीक है, तो दर्द सबकी ज़िंदगी में होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई खुश है, हर किसी की ज़िंदगी में दर्द होता है, हर किसी की परिस्थितियाँ विपरीत होती है, लेकिन उनसे डरना नहीं है, उनसे लड़ना है, उनसे लड़कर संघर्ष करके जीतना है। ठीक है, नहीं तो क्या, जब आप उनसे डरना शुरू करोगे तो परिस्थितियाँ आप पर और ज़्यादा हावी हो जाएगी और आप कमज़ोर पड़ने लगोगे। आपको क्या करना है? जो भी टाइम खराब चल रहा है, जो भी आपकी ज़िंदगी में दर्द चल रहे हैं, उसे इग्नोर कीजिए और हमेशा जीत की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए। सॉरी, हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए और एक जिद बना के रखिए, एक जुनून बना के रखिए कि कुछ भी हो जाए, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, मुझे हर कीमत पे जीतना है। एक बार कहते हैं ना, उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते हैं। एक बार किसी भी काम को आप शुरू करो, एक बार वो ज़रूर इतना आपको डीमोटिवेट कर देगा कि आप बिल्कुल निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बस यही हिम्मत मत हारना। अगर आप यहाँ से जीत गए ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता जीतने से। अगर आपकी हिम्मत यहीं टूट गई कि मैं नहीं कर सकता, कुछ नहीं होगा इससे करने से, तब आप वहीं बिखर जाओगे। बस उस समय आपको मजबूत बनना है, उस समय अपने हौसले को बरकरार रखना है, अपनी हिम्मत को बरकरार रखना है। और वहीं से जिस दिन आप खुद को इतना मजबूत बना लोगे, खुद पर विश्वास कर लोगे कि कुछ भी हो जाए मुझे हारना नहीं है, उस दिन दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपको हरा सके। ठीक है, आपको जीत एक ना एक दिन जरूर मिलेगी और निश्चित मिलेगी। कब? जब आप खुद पर विश्वास कर लोगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा चला हुआ है? सिद्धांत चले हुए हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? जीन पियाजे के सिद्धांत पढ़े थे। उसके बाद हमने कोलर के सिद्धांत पढ़े। कोलर का सिद्धांत में अब आज क्या पढ़ेंगे हम? आज पढ़ेंगे हम कोलर के नैतिक विकास के सिद्धांत की अन्य अवस्थाएं। कल हमने क्या पढ़ी थी? अवस्थाएं पढ़ी थी कोलर के विकास की, 3 अवस्थाएं पढ़ी थी। ठीक है, आज हम उनकी जो अन्य अवस्थाएं हैं उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी है अवस्था? स्व केंद्रित अवस्था है। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, साथ साथ क्या करेंगे? नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली अवस्था कौन सी है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं हैं ये। ठीक है, तो कुछ अवस्थाएं हमने 3 मुख्य अवस्थाएं कल पढ़ी थी, आज अन्य अवस्थाएं हैं जो आज वो पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे स्व केंद्रित अवस्था। स्व केंद्रित अवस्था क्या होती है? कब से कब तक होता है इस अवस्था का कार्यकाल? तो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बीच का जो कार्यकाल होता है, जो अवस्था होती है, जो टाइम पीरियड होता है, वो कौन सी अवस्था कहलाती है? कोहलबर्ग के अनुसार। कोहलबर्ग के अनुसार उसे उन्होंने स्व केंद्रित अवस्था का नाम दिया है। किसका? स्व केंद्रित अवस्था का। क्या होती है स्व केंद्रित अवस्था? इस अवस्था में बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित है। कि इस अवस्था में बालक क्या करता है? सिर्फ अपनी आवश्यकताओं और इच्छा की पूर्ति के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। मतलब बालक सोचता है, बच्चा क्या सोचता है कि बस मेरी इच्छाएं, मेरी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। उसका ध्यान कहाँ पे रहेगा? उन्हीं के चारों तरफ रहेगा, अपनी इच्छाओं के, अपनी आवश्यकताओं के।
जाए बस, ठीक है। और बालक के लिए वही नैतिक होता है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। बालक क्या नैतिक समझता है कि जो उसके मतलब उसके जो कार्य है वो किसी तरह पूरे हो जाए, उसके आत्म कल्याण से जुड़ा होता है, यानी उसकी आत्मा का कल्याण हो जाए बस। उसके लिए उसने जो सोचा है, उसकी जो आवश्यकताओं की चीजें हैं, जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए, वो उसी को समझता है नैतिकता उसी को समझता है। वो क्या समझता है कि वही नैतिक होता है, बालक के लिए वही नैतिक होता है कि जो उसके क्या कर दे, जो उसके सारी इच्छाओं को पूरी कर दे और उसके आत्म कल्याण से जुड़ा हो। बस उसे अपनी इच्छाओं से मतलब है और किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। किस अवस्था में? स्व केंद्रित अवस्था में। कब से कब तक होती है? 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चों को किसी से क्या मतलब है? 3 वर्ष से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें तो अपनी आवश्यकताओं की चीजें चाहिए। उन्हें के खिलौने ला दो आप, उन्हें खेलने के लिए कुछ भी चीज दे दो, उन्हें खाने के लिए क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए, बिस्किट चाहिए, क्या चाहिए? वो सिर्फ इन्हीं चीजों के बारे में सोचते हैं। और वो क्या सोचते हैं कि वही नैतिक है, वही अच्छा है, जो मेरा भला करता है, जो मेरी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वो उसे ही क्या समझता है? अच्छा समझता है, ठीक है। तो इस उम्र में, इस अवस्था में बालक क्या करता है? बालक सोचता है कि बस मेरी सारी आवश्यकताएं, मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए और मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। तो कौन सी अवस्था हो गई? ये स्व केंद्रित अवस्था हो गई। किसके अनुसार है ये? कोहलबर्ग के अनुसार है, ठीक है। याद रखेंगे ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्या है? परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है? परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, यानी परंपराएं जो है, समाज की जो रीति रिवाज है, उन्हें धारण करने की जो अवस्था होती है वो कब से कब तक होती है? 7 वर्ष से किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक, यानी 7 वर्ष से किशोरावस्था के का जो पहला काल होता है, मतलब शुरुआत का जो समय होता है, प्रारंभिक काल होता है, उस तक की अवस्था होती है कौन सी? परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। जिस अवस्था में बालक रीति रिवाज, परंपराएं, इन सारी चीजों को धारण करना शुरू कर देता है। किस अवस्था में? ये कौन सी, कब से कब तक की होती है? ये 7 वर्ष से किशोरावस्था तक होती है। और किशोरावस्था का भी कौन सा काल? प्रारंभ का काल, शुरुआत का काल, शुरुआत का समय, ठीक है। इसमें क्या होता है? इस अवस्था का बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता हुआ देखा जाता है। मतलब वो अपने समाज में क्या हो रहा है, समाज के चारों तरफ उसके समाज के गुणों को क्या करता है? धारण करता है। मतलब जो अपने समाज में देखता है, अपने आस पड़ोस में देखता है, वो कोशिश करता है कि मैं कुछ अच्छा करूं, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करूं, मुझे मेरी भी प्रशंसा की जाए। तो वो क्या करता है? समाजीकरण के गुणों को धारण करना सीखता है। बालक में समाज के बनाए नियमों, परंपराओं तथा मूल्यों को धारण करने संबंधी नैतिकता का विकास होता हुआ देखा जा सकता है। इस अवस्था में क्या देखा जाता है कि बालक में जो समाज के बनाए हुए नियम होते हैं, कानून होते हैं, परंपराएं होती है, मूल्य होते हैं, उन्हें क्या करता हुआ दिखाई देता है? उन्हें धारण करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। धारण करने संबंधी नैतिकता का विकास होता हुआ देखा जा सकता है। मतलब उसके अंदर क्या होता है कि समाज के नियम, कानून, रूल, रेगुलेशन जो भी होते हैं, परंपराएं, रीति रिवाज जो भी होते हैं, उन सभी से संबंधित नैतिकता को बालक क्या करता हुआ दिखाई देता है? उसके अंदर उसका विकास होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। कौन सी अवस्था में? 7 वर्ष से किशोरावस्था के जो शुरुआत का काल होता है उस अवस्था में, ठीक है। इस अवस्था में और क्या होता है? इस अवस्था में बालक को अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे को पता चल जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हमारे किस कार्य को करने से किसे ठेस पहुंचेगी। कि हमारे इस कार्य को, मान लीजिए उसने कुछ अच्छा काम किया तो उसे इस बात का एहसास हो जाता है इस उम्र में कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मेरे घर वाले, मेरे समाज वाले, मेरे आस पड़ोस वाले, मेरे दोस्त, मेरे मित्र खुश होंगे, और अगर मैं कुछ गलत काम करूँगा तो उन लोगों को ठेस पहुँचेगी। तो इस उम्र में बच्चे को अच्छाई और बुराई का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। और उसे यह समझ आती है कि किस प्रकार के आचरण से या व्यवहार से दूसरों का हित होगा या ठेस पहुँचेगी। उसे मतलब मैंने बताया ना कि वो क्या समझ जाता है कि मेरे कैसे व्यवहार से, किस तरह से मैं व्यवहार करूं कि जिससे मतलब उसे पता चल जाता है कि मेरा किस व्यवहार से लोगों को ठेस पहुंचेगी और किस व्यवहार से लोगों को अच्छा लगेगा। तो उसे इस बात का, अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है कि अगर मैं अच्छा व्यवहार करूंगा, अगर मैं अच्छे काम करूंगा तो लोग, मेरे परिवार वाले, मेरे समाज वाले, मेरे पड़ोस क्या करेंगे, मुझसे
मुझे अच्छा बताएंगे, ठीक है। अगर मैं गलत व्यवहार करूंगा तो उनसे मेरे गलत काम करने से उन्हें ठेस पहुंचेगी, उन्हें बुरा लगेगा। मेरे अच्छा काम करने से उन्हें क्या होगा उन्हें अच्छा लगेगा, वो प्राउड फील करेंगे और मेरी प्रशंसा करेंगे, ठीक है। तो बच्चे को क्या हो जाता है, इस अवस्था में जाके अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये कौन सी अवस्था हो गई, दूसरी परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था हो गई। पहली कौन सी हो गई, स्वकेंद्रित अवस्था हो गई। स्वकेंद्रित अवस्था में बालक क्या करेगा, स्वयं की आवश्यकताओं के बारे में सोचेगा सिर्फ, और दुनिया से उसे कोई लेना देना नहीं है। उसे इस बात से मतलब है कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए, बस किसी भी तरह पूरी हो मुझे नहीं पता, मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुझे एक खिलौना चाहिए, मुझे एक गुड़िया चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए, खेलने का सामान, लड़का लड़की जो भी है, बस मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। किस अवस्था में, स्वकेंद्रित अवस्था में। दूसरी क्या है, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा समाज की परंपराओं को, नियमों को धारण करना सीखने लगता है, ठीक है। और इस अवस्था में बच्चे को अच्छे बुरे का ज्ञान भी हो जाता है, ठीक है। तीसरी कौन सी है, तीसरी अवस्था है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। कौन सी है, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ये कब तक होती है, ये किशोरावस्था से जुड़ी होती है। मतलब ये जो आधारहीन आत्मचेतना अवस्था है, ये भी किशोरावस्था के समय ही होती है। उसी टाइम पीरियड को कहा जाता है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, जो किशोरावस्था वाली जो अवस्था होती है, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालकों का सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है। यानी कि बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास क्या होता है, ऊंचाइयों तक, मतलब चरम सीमा तक पहुंच जाता है। मतलब उसका अच्छे से विकास होना शुरू हो जाता है, शारीरिक विकास भी होना शुरू हो जाता है, मानसिक विकास भी होना शुरू हो जाता है और सामाजिक विकास भी होना शुरू हो जाता है। समाज के बारे में उसे पता चल जाता है, समाज के बीच में बैठता है, अपने दोस्तों के बीच में, परिवार के बीच में, पड़ोस के बीच में, समाज के नियम कानून उसे पता चल जाते हैं कि क्या होता है समाज में। उसे इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता नहीं, पूरा ज्ञान हो जाता है कि समाज में किस तरह से रहना है, कि उसका जो ज्ञान है वो चरम सीमा तक पहुंच जाता है, मतलब ऊंचाइयों को छूने लगता है। उसे हर चीज़ का पूरा ज्ञान हो जाता है कि मेरे अच्छा करने से अच्छा फर्क पड़ेगा और मेरे गलत करने से गलत समाज पे गलत फर्क पड़ेगा, गलत असर पड़ेगा, ठीक है। तो और उसमें आत्मचेतना की शुरुआत हो जाती है। उसमें क्या हो जाती है, बच्चे में आत्मचेतना की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि पूर्णता की चाह उसमें स्वयं से असंतुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। पूर्णता की चाह मतलब वो पूर्ण रूप से क्या चाहता है कि हर चीज़ की जानकारी उसे पूर्ण रूप से हो जाए। उसकी उस इच्छा रहती है कि मुझे कंप्लीटली जानना है, किसी भी चीज़ को कैसे जानना है, पूर्णता से जानना है, पूरा जानना है, मुझे आधा अधूरा ज्ञान नहीं करना, मुझे किसी भी चीज़ के बारे में सीखना है तो कंप्लीटली सीखना है। इस अवस्था में जाकर बच्चे के अंदर इच्छा होती है, जागरूकता होती है कि मुझे जो करना है वो बहुत अच्छे से करना है, बिल्कुल कंप्लीटली करना है, ठीक है। असंतुष्ट होने का मार्ग उसका क्या है, प्रशस्त कर देती है। यही असंतुष्टि उसे समाज तथा परिवेश में जो कुछ गलत हो रहा है उसमें बदल डालने के लिए सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाने को उकसाती है। मतलब जब वो असंतुष्ट होने का मार्ग से क्या मतलब है कि जब उसे मान लीजिए वो किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी चाहता है कि समाज के किसी भी कार्य के बारे में उसे पूरी जानकारी चाहिए, लेकिन वो फिर क्या होता है वो असंतुष्ट रहता है। मतलब अगर वो उसे पूरी जानकारी नहीं मिलती तो वो संतुष्ट नहीं होता, संतुष्ट नहीं होगा तो क्या होगा, असंतुष्ट होगा। और वो असंतुष्टता जो है वो उसके अंदर किस चीज़ के लिए उकसाती है कि समाज में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या मुझे उसमें बदलाव करना चाहिए। ये उस चीज़ के लिए उकसाती है उसे कि जो
जो समाज में हो रहा है अगर वो गलत है तो क्या मुझे उसमें बदलाव करना चाहिए, अगर अच्छा हो रहा है तो क्या उसे और अच्छा करना चाहिए। तो जो वो असंतुष्टता उसके अंदर थी किसी भी कार्य को पूर्ण करने की, पूर्णता से करने की, उस असंतुष्टता को वो क्या करता है, उससे वो जो असंतुष्टता है वो उसे इस चीज के लिए उकसाती है कि मुझे क्या करना है, समाज में अगर गलत हो रहा है तो क्या मैं उसे सही कर सकता हूँ, अगर अच्छा हो रहा है तो क्या मैं उसे और अच्छा कर सकता हूँ, तो बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, तो बच्चे में क्या होती है इस अवस्था में जाके कि स्वयं से असंतुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त करने का अभिप्राय यही है कि बच्चा स्वयं से, मतलब समाज में किसी भी कार्य को देख के कि अगर उसे पूर्ण जानकारी नहीं मिलती, उसे वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होता, तो वो सोचना शुरू कर देता है। वो क्या सोचता है कि इस काम को किस तरह से करके, किस तरह से इसमें बदलाव करके इसे और अच्छा और अच्छी तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था हो गई, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था हो गई। पहली कौन सी होगी, स्व केंद्रित, दूसरी होगी परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, और तीसरी हो गई आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ठीक है, इसे आप साथ साथ नोट डाउन भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था ये कौन सी थी, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था थी, और वो है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है कि नैतिक या चारित्रिक विकास की यह चरम अवस्था है, यानी बालक का इसमें नैतिक विकास पूर्ण चरम सीमा पर पहुंचता है। बालक का नैतिक और कैसा विकास, चारित्रिक, बालक का चारित्रिक यानी उसका कैरेक्टर कैसा है, कैसा बनता है, ये चरम मतलब सीमा पर पहुंच जाता है, उच्च ऊंचाइयों को छूने लगता है। ठीक है, किस अवस्था में, आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था में क्या होता है, बच्चे का जो नैतिक और चारित्रिक विकास है वो चरम अवस्था में पहुंच जाता है, और इसमें बालक भली भांति परिपक्व हो जाते हैं। इस अवस्था में जाकर मतलब बच्चा क्या होता है, पूर्ण रूप से उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, मतलब वो हर चीज को समझना शुरू कर देता है। समाज में क्या हो रहा है इस बात के बारे में सोचना शुरू कर देगा, परिवार में क्या हो रहा है इस बारे में सोचना शुरू कर देगा, अपने मित्रों की जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं है उनके बारे में सोचना शुरू कर देगा। तो परिपक्व हो जाता है, मतलब अच्छी तरह से उसे नॉलेज हो जाती है कि किस काम को कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, जिस प्रकार के नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों की बात बालक विशेष से की जाती है, उसके पीछे केवल उसकी भावनाओं का प्रवाह ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्तियों का भी उचित प्रयोग करता हुआ अच्छी तरह सोच समझकर किसी व्यवहार या आचरण विशेष को अपने व्यक्तित्व गुणों में धारण करता हुआ पाया जाता है। मतलब वो किसी भी कार्य को करेगा तो बहुत सोच समझ के करेगा। ठीक है, किसी भी कार्य को करता हुआ दिखाई देगा तो सोच समझकर करता हुआ दिखाई देगा। इस अवस्था में जाकर, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था में जाकर, मतलब ये नहीं कि भावनाओं में बहकर किसी भी काम को कर लेगा, नहीं। इस अवस्था में बच्चा क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। वो कुछ भी करेगा तो उसे बहुत सोच समझ के करेगा, ये नहीं कि इमोशंस में बह के एकदम से फटाफट से फैसले ले लेगा, नहीं। इस अवस्था में जाके वो एकदम से फैसले नहीं लेगा, सोच समझकर बिल्कुल बारीकी से किसी भी चीज के बारे में जानकर पूरा उसका निष्कर्ष निकालकर पूर्णता से ज्ञान, मतलब संपूर्ण ज्ञान, अगर किसी काम को करेगा तो पूर्ण रूप से करेगा इस अवस्था में जाकर। और फिर क्या करेगा, उसमें बहुत अच्छी तरह से सोच समझकर उसका फैसला लेना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था हो गई, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था हो गई। कितनी अवस्था हो गई, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की 4 अवस्थाएं, स्वकेंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, नोट डाउन करेंगे, और चौथी है आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं हो गई। और कोहलबर्ग के बारे में मैंने आपको बताया था कल की जो कोहलबर्ग है वो किस तरह से अपना अध्ययन करते थे, छोटी छोटी कहानियां सुनाकर उनसे क्वेश्चन पूछते थे। जैसे मैंने कल आपको कहानी सुनाई थी किसकी, हाइनेज की, कि यूरोप की जो महिला थी वो बहुत बीमार थी, उसकी कहानी मैंने आपको बताई थी ना। तो अगर आपने कल की क्लास नहीं ली तो कल की क्लास देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कहानी क्या थी और क्वेश्चन क्या थे कोहलबर्ग के। ठीक है, ये हमारा कोहलबर्ग का सिद्धांत कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और किसका,
जीन पियाजे का सिद्धांत। इसके बाद तीसरे वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कौन आए थे? तीसरे मनोवैज्ञानिक थे लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का सिद्धांत ही बोला जाता है, लेकिन अगर इनका पूरा नाम पूछा जाए तो पूरा नाम क्या है? लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की। कब से कब तक रहे थे? 1896 से 1934 तक का इनका कार्यकाल था। कितना था? 1934 तक। 1896 में जन्म हुआ और 1934 तक ये रहे। ठीक है, तो ये कहाँ के थे? जो वाइगोत्स्की थे वो कहाँ के थे मनोवैज्ञानिक? वो सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो पूछा जाता है इनके बारे में, तो ध्यान रखेंगे अच्छे से। इन्होंने क्या किया था? वाइगोत्स्की ने, इन्होंने बालकों के सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका? सामाजिक विकास का। इन्होंने क्या किया था? नैतिक विकास का। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या मानसिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग ने किसका सिद्धांत? नैतिक विकास का सिद्धांत। और वाइगोत्स्की ने किसका सिद्धांत? सामाजिक विकास का सिद्धांत। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे। बस 2-4 दिन 10 दिन की बात है, क्वेश्चन भी कराएंगे। एक बार ये कंप्लीट हो जाए, बस ये आपकी ये भी इच्छा पूरी कर देंगे कि क्वेश्चन हम डिजिटल बोर्ड से ही कराएं, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। ठीक है, सपोर्ट आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे। इसमें कहने वाली बात नहीं है, लेकिन दुख होता है जब हम देखते हैं कि आप लोग, हमारी इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इस चीज़ का दुख होता है, निराशा महसूस होती है कि हम क्यों कर रहे हैं। बस आप कुछ, मतलब एक बात बोलूँ मैं आपको कि कुछ वाहियात सी वीडियो आ जाए, ठीक है, एकदम से वायरल हो जाएगी, एकदम से। अभी मैं कुछ यहाँ पे आपको नाच के, हंस के, गा के कुछ भी बकवास करनी शुरू कर दूँ, तुरंत वीडियो वायरल हो जाएगी, आप तुरंत देखेंगे। लेकिन अगर आपको अच्छे से तरीके से पढ़ाया जा रहा है और इस तरह लिख के पढ़ाया जा रहा है, आपको पता है इस बोर्ड पे लिखने में 1.5 घंटा लगता है। इतना छोटा सा नहीं है ये कि इसे फटाफट से लिख दो, और साफ साफ लिखने में और उस चीज़ को पढ़ने में, समझने में इसमें टाइम लगता है। जिसके पास डिजिटल बोर्ड है वो तो फटाफट से PDF लगाएंगे और सीधा खोलते जाएंगे और ऊपर से पढ़ा के निकल जाएंगे। लेकिन आप लोगों को उनकी कदर नहीं है, आप लोग उनकी कदर नहीं करते जो मेहनत करते हैं। वो बस आपने वो बात साबित कर दी कि जो दिखता है वो बिकता है, आपने वो बात साबित कर दी। अगर सब किसी के पास फैसिलिटी है अच्छी, वो चाहे वो अच्छा पढ़ाए भी ना, चाहे वो मेहनत भी ना करे, तो आप उसे ही देखेंगे। जो मेहनत कर रहा है, मेहनत की कदर नहीं है। इस बात का पता चल गया कि मेहनत करने वालों की इस दुनिया में कोई कदर नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते ना उनका, आप उनका सपोर्ट करते हैं जो पहले से ही एक ब्रांड बने हुए हैं। ठीक है, पहले से ही क्या है, एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे है। अभी वहीं से मैं किसी की बुराई नहीं कर रही कि मैं किसी की बुराई कर रही हूँ। आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ से क्यों पढ़ेंगे? आपके पास तो ऑप्शन है ना, आप तो डिजिटल बोर्ड से पढ़ेंगे, आपको जहाँ से क्लियर दिखेगा। लेकिन अगर हम अपनी तरफ से बेस्ट ना दें, अगर हम अपनी तरफ से अच्छा ना करें, तो हमारी कमी है। अगर हम पढ़ाने में कुछ कमी करें, अगर आपको कंटेंट अच्छा ना दे, अगर समझाने का तरीका हमारा अच्छा ना हो, तो हमारे अंदर कमी है। ठीक है, लेकिन जब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप नहीं करते, कोई बात नहीं, इसमें हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना किसी के साथ। वो तो आपकी मर्जी है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये इसमें हम चलो इस पर ध्यान देंगे। वाइगोत्स्की ने, इन्होंने किस पे किया था? इन्होंने किया था सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उनके सिद्धांत को क्या नाम दिया गया था? उनके सिद्धांत को नाम दिया गया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या नाम दिया गया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का नाम दिया गया था वाइगोत्स्की के सिद्धांत को। अगर क्वेश्चन आए कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा था, तो उनका सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हेडिंग डालेंगे इसी तरह, और इसे पूरा अभी इस क्लास में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इसे, कल की क्लास में इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इनके सिद्धांत, जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था, उस सिद्धांत कैसा था, क्या था उस सिद्धांत में? तो यह सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित था। कैसे विकास पर? संज्ञानात्मक विकास पर आधारित था। जीन पियाजे का सिद्धांत कैसा था? जीन पियाजे का सिद्धांत भी क्या था? बालक के कैसा था वो? जीन पियाजे का बालक का संज्ञानात्मक सिद्धांत या मानसिक सिद्धांत। ठीक है, और इसमें ये क्या है, ये किस पर आधारित है?
ये जो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है ये भी बालक के संज्ञानात्मक विकास पर ही आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि बालक का विकास एक अंतरवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। इनके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है कि बालक का विकास एक अंतरवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में होता है संपन्न, ठीक है, और समाज में उसके लिए जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी उसका विकास भी वैसा ही होगा। वाइगोत्स्की का मानना क्या है, इनका मानना क्या है कि, और जो मनोवैज्ञानिक हैं वो क्या बोलते हैं कि बालक का विकास कब से कब तक होता है, गर्भ से लगाकर मृत्यु पर्यंत तक विकास होता रहता है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं वाइगोत्स्की, इनका ये बोल रहे हैं कि बालक को जैसी सुविधाएं दी जाएगी, मतलब समाज में उसे जैसी सुविधाएं दी जाएगी उसका विकास भी उसी तरह से होगा। ये कौन बोल रहे हैं, वाइगोत्स्की बोल रहे हैं कि जिस तरह का बच्चे को माहौल दिया जाएगा, जिस तरह का बच्चे को सुविधाएं दी जाएगी तो बच्चे का विकास भी उसी तरह से होगा। किसके अनुसार है ये, वाइगोत्स्की के अनुसार है। दूसरा पॉइंट क्या है कि यह सिद्धांत निर्माणवाद पर आधारित है। ये जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये किस पर आधारित है, ये निर्माणवाद पर आधारित है, ठीक है, किस पर है, निर्माणवाद पर आधारित है, जो बालक को अपने वास्तविक स्तर से अलग संभाव्य विकास के स्तर की ओर ले जाने की कोशिश करता है। मतलब बालक को किस विकास की ओर ले जाने की कोशिश करता है, उसे वास्तविक विकास से हटा देता है कि जो वास्तविक विकास है, जो असलियत की दुनिया है, उससे हटा के उसे किसके, संभाव्य विकास, यानी जहाँ पर संभावना की जा सकती है कि ऐसा हो सकता है, हम अंदाजा लगा सकते हैं, संभावना हो सकती है कि ये काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उस विकास की ओर ले जाया जाता है इस अवस्था में बालक को, ठीक है। इनके इस सिद्धांत में, किस सिद्धांत में, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में बालक को वास्तविक विकास से हटाकर अलग करके संभाव्य विकास के स्तर की ओर ले जाने की कोशिश करता है। इन दोनों स्तरों के बीच के स्तर को वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, कौन से दोनों स्तर, संभाव्य विकास और वास्तविक विकास, संभाव्य विकास और वास्तविक विकास के बीच का जो स्तर है, जो लेवल है, उसे क्या कहा है वाइगोत्स्की ने, निकट विकास का क्षेत्र कहा है। क्या कहा है, निकट विकास का क्षेत्र। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि निकट विकास का क्षेत्र किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है, वास्तविक विकास और संभाव्य विकास के बीच का जो स्तर है, जो लेवल है, उसे निकट विकास का क्षेत्र कहा गया है। किसने कहा है, वाइगोत्स्की ने कहा है। इसके आगे का कब पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, कोशिश करेंगे। अभी मैं इसलिए डेली दोनों क्लास नहीं ले पा रही क्योंकि अभी भी मेरे गले में थोड़ी दिक्कत है। कोशिश करती हूँ मैं कि मैं दोनों क्लास ले पाऊँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता एक तो ठीक है, और फिर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे ना तो मन नहीं करता, ठीक है। मतलब एक निराशा सी महसूस होती है कि बच्चे सपोर्ट ही नहीं कर रहे, क्या करें फिर, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करें तो हमें मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा हिम्मत मिलती है कि हाँ आप लोग हमारे साथ हैं, तो हमें और बेस्ट करना है, हमें और अच्छा करना है। लेकिन जब आप लोगों का साथ नहीं मिलता, आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, तो बस थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ी सी परेशानी होती है। आप समझ सकते हैं ना, आप किसी भी काम को करें तो कहते हैं ना कि काम, हौसला तो तब बढ़ता है ना जब बढ़ाने वाला हो। हौसला कब बढ़ता है, जब बढ़ाने वाला हो। कोई एक बार आके कह देना कि तू कर सकता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है ना। आप खुद देखिए, आप किसी भी काम को करें तो अगर आपको डिमोटिवेट करने वाले तो बहुत मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती, लेकिन मोटिवेट करने वाला कोई एक या दो ही होता है, और उसी के बल पे, उसी के कहने पे हम बढ़ते चले जाते हैं। कि हमें मायने क्या रखता है, मायने ये रखता है कि कौन हमारे साथ नहीं है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि कौन आज इस भीड़ में से हमारे साथ है, इस भीड़ में से आज कौन है ऐसा जो हमारे साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि मायने, हमें उन लोगों से मतलब नहीं है जो हमारे साथ नहीं है, हमें उनसे मतलब है जो आज उस भीड़ में से निकल के हमारे साथ खड़े हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, इसे कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और क्या बोलूँ, बस कुछ बोलने का मन तो नहीं है, क्या बोलूँ मैं आपको। मैं डेली बोलती हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिलता, तो फिर क्या बोले, ठीक है।
ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको ठीक लगता है तो कीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।